नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम में हम किसानों से बेहतर बातचीत कर संबंध स्थापित करते हैं, फिर उनकी सफलता की कहानी जानते हैं, फिर किसानों की समस्याओं को जानकर अपने योग्य कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। किसान भाइयों, आज की चौपाल में प्रदेश के विभिन्न गाँव के विभिन्न सफल किसान आए हैं, साथ में कृषि विशेषज्ञ पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। डॉक्टर JN कनौजिया साहब, आप प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र निछावर के, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, आप पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू से पधारे हैं। आप हमारे किसान भाइयों को दुधारू पशुओं को गर्मियों में कैसे देखभाल करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। डॉक्टर अशोक वर्मा जी हैं, आप भी कृषि वैज्ञानिक हैं, आप भी हमारे किसान भाइयों को उचित जानकारी देंगे। अब मैं किसान भाइयों से कहूँगा अपना परिचय दें। बहन जी, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम ललिता कुशवाहा है, मैं ग्राम सिमरिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से आई हूँ। हमारे यहाँ सब्जियों की खेती होती है। मेरा नाम महेश कुशवाहा है, ग्राम बिजलौन से आया हूँ। मैं खेती करता हूँ। मैं दिनेश पाराशर, ग्राम बीलखड़ा से आया हूँ। सब्जी की खेती और डेयरी का काम भी करता हूँ मैं, और गेहूं की खेती भी करता हूँ। जी नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, ग्राम रातीगढ़, जिला भोपाल से आऊँ। मैं पशुपालक हूँ। मैं ग्राम ढाबोटी से आया हूँ, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ और कृषि भी करता हूँ, बागवानी भी लगाता हूँ। सर, मैं ग्राम देखेड़ी से चंद्रपाल ठाकुर, मैं कृषि कार्य करता हूँ। नाम बताओ अपना। चंद्रपाल ठाकुर। मैं रवि कुशवाहा, मैं ग्राम बिजलौन से आया हूँ, जिला सीहोर। किसे सबको नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया तहसील में ग्राम पुरतला से मैं खेती करता हूँ। 20 एकड़ की ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये विभिन्न अंचलों के विभिन्न किसान थे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर JK कनौजिया साहब से अनुरोध करूँगा कि वो इस समय हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दें कि इस समय उद्यान की फसलों में क्या क्या सामयिक काम करना चाहिए हमारे किसानों को, जिससे उत्पादन बढ़ सके। जी दिनेश जी, धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, वर्तमान समय में जो हमारी उद्यानिकी फसलें हैं, मुख्य रूप से उसमें जो फलदार वृक्ष है, जिनमें फलों का राजा जो आम है, इस समय पूरी तरीके से उस पर फलन प्रारंभ हो गया है। छोटे छोटे फल लगने प्रारंभ हो गए हैं। ख़ास तौर से गर्मियों के समय में आम ही हमारे पास एक, हमारे पूरे प्रदेश में एक ऐसा फल है जो कि हमारे किसानों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय आम के बगीचों में जो विशेष तौर से सावधानियां बरतनी है, उनमें मुख्य रूप से पौधों की सिंचाई का जो कार्य है। पानी की थोड़ी सी भी नमी होने पर फल झड़न की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ जैसे ही फल हमारे मटर के दाने के आकार के बड़े हो जाते हैं, तो इस समय पर आम में रोग और कीटों के प्रकोप की संभावना रहती है। तो जो अनुशंसित कीटनाशक, रोगनाशक दवाइयाँ हैं, उनका उपयोग हमारे किसान भाई जरूर कर लें। और पोषण प्रबंधन एक तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हमें फल की गुणवत्ता लेनी है, फलों से ज़्यादा उत्पादन आम से लेनी है, तो उस आम के बगीचों में उनकी उम्र के अनुसार जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ विशेष तौर से सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनमें मुख्य रूप से बोरान और जिंक जैसे पोषक तत्वों का उपयोग हमारे किसान भाई जरूर करें। पौधों में बेहतर तरीके से रोग और कीट प्रबंधन के लिए बोर्डो पेस्टिंग का काम आवश्यक रूप से किसान भाई पूर्ण कर लें। इन बातों का ध्यान में रखते हुए किसान भाई हमारे आम के अपने बगीचों से गुणवत्तापूर्ण जो फसल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे किसान भाइयों का, हमारे कृषि विशेषज्ञों का। जैसा कि डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जी ने हमें बताया कि हमारे किसान भाई अपनी फलों के में अगर सामयिक काम करें, वैज्ञानिक ढंग से करें, तो निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, जिन किसान भाइयों के पास दुधारू पशु है और आप भी जानते हैं कि गर्मी पड़ने लगी, तो कैसे देखभाल करें वो? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और हम लोग जो सावधानी रखते हैं, अगर वैसी ही सावधानी अगर हम जानवरों के साथ रखेंगे तो गर्मी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा।
गर्मी के कारण जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि जो हमारे दुधारू गाय भैंस होते हैं उनमें दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और यह समस्या जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि सीधी सी बात है कि जो जानवर जितना ज़्यादा दूध देगा मतलब उसकी चयापचय प्रक्रिया उतनी तेज होगी, उतनी ही शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, जो कि और विपरीत प्रभाव डालती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि गर्मी जैसे ही शुरू हो जाती है तो हमको जो बोरे या टाट होते हैं उनको गीला करके शरीर पर रख देना चाहिए, ताकि जो है ऊपर की जो खाल है वहाँ पर जो खून की नलियाँ हैं वो थोड़ी संकुचित हो जाएं, ताकि ऊष्मा का जो बाष्पीकरण है वो कम से कम हो और जानवर जो है अपने पानी को संरक्षित करके रहे। एक बड़ा प्राकृतिक तरीका है जिससे कि हम जानवरों में होने वाले गर्मी के प्रकोप से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ भैंसों में ये समस्या गायों की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए हमको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हर 3 से 4 घंटे में एक बार पानी उसको ज़रूर दिया जाए, ताकि वो आवश्यकता के अनुसार पानी को ले ले। इसी के साथ साथ जो उनका आवास है उसके चारों तरफ हमको खस की टटियाँ या बोरे लगा देना चाहिए, जिनको पानी से गीला करते रहना चाहिए, ताकि जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं जो हैं उनके माध्यम से नमी वाली हवाएं हैं, एकदम सूखी हवाएं ना हैं। और उनका जो आवास है उसकी छत पर अगर एस्बेस्टस या टीन की अगर चादरें लगी हुई हैं तो उसके ऊपर हमको घास या पुआल वगैरह डाल देना चाहिए, ताकि जो है तापक्रम कंपैरेटिवली कम रहेगा। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ग्रीष्म काल में हम पशुओं को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों पशुपालक भाइयों के पास दुधारू पशु हैं उन्हें गर्मियों में एक खास देखभाल रखना चाहिए, सर्दियों में भी रखना चाहिए, बरसात में भी रखना चाहिए, जिससे उत्पादन में कमी नहीं आए। किसान भाइयों, चैत का महीना चल रहा है, हमारे किसान भाई इस समय कटाई, गहाई और भंडारण में लगे हैं। इसके बाद खेत खाली हो जाएंगे, तो उस समय किसानों को क्या काम करना चाहिए, इस संबंध में डॉक्टर अशोक वर्मा जी अपनी बात कहेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी ग्रीष्मकालीन प्रारंभ होने वाली है और ग्रीष्मकालीन का समय है अभी सब्जियों का। और अगर मान लो किसान भाई अगर मूंग लगा सकते हैं या जिनके पास पानी की सुविधा है वो मूंग भी काफ़ी एरिया में मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एरिया हरदा, होशंगाबाद और ज़्यादातर सब जिलों में मूंग लगने लगी है। और मूंग की कुछ वैरायटी मैं आपको बता दूं, जैसे विशाखा है और सम्राट है, PDM 139, ये अच्छी वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित वैरायटी हैं और इनका ही चयन करें मध्य प्रदेश में जो बोई जा सकती हैं। और फल भी स्वस्थ रहेगा, सब्जी भी स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, हमारे बीच में एक सफल किसान है, सबसे पहले वे हमारी बहन है ललिता जी, मैं उनसे कहूँगा कि अपनी सफलता की कहानी बताएं, हमारी प्रदेश की बहनों को, देश की बहनों को ये बताएं कि महिला कितनी बढ़िया खेती करके आगे बढ़ सकती हैं। सर, खेती हमारा पुश्तैनी व्यवसाय रहा है। हमारी दादी मम्मी लोग, मतलब हमारा जितना भी पूरा परिवार है सब कृषि मतलब सब्जियों पर ही आधारित है। और सब्जियों की हम मतलब हमारे यहाँ भी जो हरी सब्जियाँ लगी हैं गर्मियों की, भिंडी है, गिलकी, लौकी, और ये बड़े मात्रा में उत्पादन होता है और ये उत्पादन घर के सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। और इसको जैसे खीरा है हो गया और लौकी हो गई, तो जब हम उसका बीजा लगाते हैं तो उसमें बीजा जब वो 2 पत्ते का होता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो उसको पेड़ को भी छल्ली करते हैं और सूखने लगता है। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उसके लिए हम क्या विशेष ध्यान रखें कि जो हम उत्पादन करने के पहले ही जो समस्या होती है उस पर हम विशेष ध्यान रख पाएँ ताकि नुकसान हमारा ना हो पाए आगे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जैसे आपने बोला नर्सरी से, जैसे आप या तो आप डायरेक्ट लगा रहे थे, 2 से 3 पत्ते की अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रकोप मच्छरों का होता है और उस टाइम आपको कोई भी जो चूसने वाले कीड़ों को मारने वाली दवा होती है, जैसे थायोमेथाक्सोन हो गया, इसका आप एक स्प्रे कर देंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन तक जबकि पौधों की बढ़वार होती है उस समय आपको कंट्रोल हो जाएगा। और वो समय ही जब इम्पॉर्टेंट रहता है, अगर मान लो आपको ऐसी अवस्था में पौधों को आपने बचा लिया और पौधा स्वस्थ हो गया तो आपको फल फूल और अच्छी उत्पादन मिलेगा। तो आपको खासकर जैसे टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो ऐसे टाइम में सकिंग इंसेक्ट का, जैसे खीरा आपने बताया था, खीरे में सकिंग इंसेक्ट बहुत आता है और सकिंग इंसेक्ट के अलावा उसमें पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू भी आती है। तो अगर मान लो उसमें फफूंद जैसी दिखे तो प्रथम दृष्टया आपको कार्बेंडिज्म या मैंकोजेब का एक स्प्रे कर दीजिए और एक थायोमेथाक्सोन इंसेक्टिसाइड है, सकिंग इंसेक्ट के लिए काम करता है, उसको आप स्प्रे कर दीजिए तो आपके जो उस समय जो प्रकोप होगा कीड़ों और बीमारियों का तो उससे ख़त्म हो जाएगा। जी,
तो किसान भाइयों, हमारे प्रदेश की महिलाएं खास तौर से खेती बाड़ी में सब्जी में जो काम करती हैं, हमारी बहनें आधे से अधिक काम करती हैं और उन्हें इस बात की चिंता भी रहती है कि हमारी सब्जियों में कोई अगर रोग आ रहा है। अभी आपने देखा ललिता जी ने बड़ा सामयिक प्रश्न किया और वर्मा जी ने उसका सटीक जवाब दिया। महेश जी, अपनी सफलता की बात बताएं, किस ढंग से आप एक युवा किसान हैं, सब्जियों में कैसे आगे बढ़े, कहाँ आप सब्जी बेचते हैं, कितना फ़ायदा है? सर सब्जियों में सर मैं पहले पिताजी वगैरह सब खुले में खेती करते थे, लेकिन अपन थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद हमने एक नेट हाउस तैयार करवाया हॉर्टिकल्चर के, और उसके अंदर शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं, जिससे पानी की भी बचत हो रही है और खाद पानी जो है पौधों को सही समय पे मिल रहा है, तो पैदावार भी अच्छी आती है। नेट हाउस में जो खेती कर रहे हैं तो सर उससे डबल बेनिफिट खुलेगी बगीचा, तो काफ़ी अच्छा योगदान है सर हॉर्टिकल्चर की वजह से कि जो किसानों को अभी मिल रहा है, और जो ड्रिप और खाद अपन जो देते हैं वो पौधों को बिल्कुल पूरी तरह से मिलता है। बस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि पौधों में एकदम उकटा रोग लग जाता है, तो उसके लिए सर आप कोई उपचार बताएं। देखिए, उकटा रोग का सबसे अच्छा उपाय है कि बीज उपचारित करें। और उकटा पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा सक्सेस है, ऑर्गेनिक में आता है। ट्राइकोडर्मा से आप उपचारित करेंगे तो आपको ये मान के चलिए उकटा रोग आएगा नहीं। दूसरा एक आता है जड़ गलन आती है, उसमें भी आपको ट्राइकोडर्मा काम कर जाएगा। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दोनों को मिला के आप बीज उपचारित कर देंगे तो आप इससे काफ़ी हद तक आपके पौधों को बचा पाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ट्राइकोडर्मा के। बस ये है कि अच्छी जगह से लिया हो, और ट्राइकोडर्मा जीवित चीज़ होती है, फफूंद नाशक है जीवित, तो उसमें धूप में ना रखा हो और अच्छी जगह से लिया होगा, किसी सरकारी संस्था से हो या अच्छी जगह से लिया हो, तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। चने पे भी मैंने देखा है, चने पे उकटा में ट्राइकोडर्मा के इतने अच्छे रिजल्ट हैं, या तो आप बीज उपचारित कर दें, अगर मान लो नहीं कर पाए हैं तो उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, किसानों को चाहे खाद्यान्न फसल हो या सब्जी, बीज उपचार करके ही बोलना चाहिए ना, है ना, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप उसमें देखिएगा। सर मैं दिनेश पारा सर, ग्राम बीलखड़ा में गेहूं की खेती करता हूं और डेयरी भी करता हूं थोड़ी। सर मैं अग्रवाल सर से पूछना चाहता हूं सर, गिर गाय बार बार रिपीट होती है, दूसरी गर्मी में टिक्स का प्रभाव बड़ा बढ़ जाता है, उससे किसान बड़ा परेशान रहता है सर। यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गिर गाय बार बार गर्मी में आ जाती है, जिसको हम रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। देखिए, जो बार बार गर्मी में आना होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अपन ये समझें कि गर्मी के समय जो स्राव आता है, अगर वो पारदर्शी स्राव है, कांच जैसा है, और अगर बहुत आम बोलचाल की भाषा में समझें, जैसे जब हम अंडे को फोड़ते हैं तो अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उस तरह का अगर पारदर्शी है, और अगर दोनों उंगलियों के बीच में लेने पर उसमें तार बन रहा है, तो इसका ये मतलब है कि उसमें कोई भी संक्रामक रोग होने की संभावना ना के बराबर है। तो लेकिन रिपीट ब्रीडिंग में आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका संभावना बहुत ज़्यादा है कि उसके अंदर खनिज तत्वों की कमी हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जहाँ पर कांच जैसा पदार्थ बाहर आ रहा है, पारदर्शी आ रहा है, तो हमको खनिज तत्व जानवर को दिए जाने चाहिए। और अगर जो श्राव आ रहा है उसमें अगर दूध की फुटकियाँ हैं, इसका ये स्पष्ट मतलब है कि उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होना चाहिए। उसके लिए हमें किसी कुशल पशु चिकित्सक को बुलाकर बच्चेदानी में उसके अनुसार दवाई डलवानी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका था कि किलनी, जिसको हम इंग्लिश में टिक्स कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में गिचोड़ी कहते हैं, जो गर्मी आने के साथ साथ जानवरों पर बहुत बढ़ जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें सबसे इसका अच्छा इलाज होता है कि अगर हम जानवर का रोज़ खुरैरा करेंगे तो होता क्या है कि जो किलनी होती है वो अपना मुंह पक्का नहीं कर पाती। मुंह पक्का नहीं कर पाती मतलब खून नहीं चूस पाती है। जब उसका पेट नहीं भरेगा तो वो जो दरारें होती हैं वहाँ पर जाके अंडे नहीं दे पाएगी, यानी कि हमने वहीं उसकी जो उसका जीवन चक्र है उसको रोक दिया। तो अगर हम जानवर का रोज़ खुरैरा करेंगे तो आप ये मान कर चलिएगा कि उस फार्म से ये टिक्स की समस्या खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ उसी जानवर का बिना कुछ खिलाए हुए अगर वो जानवर दूध देने वाला है तो आप 15 से 20 दिन के अंदर देखोगे एक गिलास करीबन 200 ml के आसपास दूध बढ़ जाता है। अन्यथा होता यह है कि हम कितनी भी किलनी नाशक दवाइयों का स्प्रे कर लें, अगर मान लो पहले 100 किलनी थी तो बाद में वो 150 हो जाती हैं। क्यों? उसका कारण है कि उसकी जो किलनी होती है वो आसपास के वातावरण में बहुत ज़्यादा छिपी हुई रहती है। तो अगर हम इस तरीके से समेकित उपचार करेंगे तो संभव था कि वो किलनी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जी नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। मैं सर अग्रवाल सर से एक सवाल करना चाहूँगा। अभी सर गर्मी का सीज़न चालू हो गया है, कई लोगों के पास पानी ख़त्म हो गया है, तो जो हरा चारा जैसे बरसिंग है जो हम लोग गाय भैंस के लिए बोते हैं वो ख़त्म हो गई है। तो अब क्या है कि सर इससे कैल्शियम की काफ़ी कमी आ जाएगी,
चारा ख़त्म होने से हरा, तो सर उसकी कैल्शियम बढ़ाने के लिए गर्मियों में HF को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो हरा नहीं होने से जो अपन जो सूखा भूसा देते हैं चुनी के साथ में, तो सर इससे कई बार गाय भैंस को दस्त लग जाते हैं। तो सर उससे निपटने के लिए आप क्या जानकारी देंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आपके दो बिंदु थे। एक तो था कि चूंकि हरा चारा कम होने के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जो हरा चारा कम होने के कारण जो कैल्शियम की कमी होती है उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका ये होता है कि जो उसकी नाद होती है जिसमें हम पानी रखते हैं, उसमें अगर हम चूने से पुताई करके रखें तो प्राकृतिक रूप से वो कैल्शियम जानवर को मिलता रहता है और एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगर इस तरीके से हम करें तो जानवर को पर्याप्त कैल्शियम मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपने बोला कि सूखा चारा जब हम जानवर को खिलाते हैं तो कई बार दस्त लग जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, अगर अचानक कोई चीज़ का परिवर्तन किया जाएगा तो पेट उसको एकदम एडजस्ट नहीं कर पाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हरे चारे से सूखा चारे की तरफ करें तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शिफ्ट करें। एकदम ऐसा ना हो कि एकदम सूखा चारा दे देंगे तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। और सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, तो सोडा बाइकार्ब बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और नमक 50 ग्राम और सोडा बाइकार्ब मिला के हर जानवर को जरूर दें। उसके कारण बॉडी का जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है और जानवर का जो पेट होता है, जो कि जिसको हम रूमन कहते हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पचाता है। तो सोडा बाइकार्ब और नमक देना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। जी जी, लाड सिंह जी आप का बताया साहब ने। वो प्रैक्टिकल हम लोगों ने करा इस साल। अच्छा, गोबर के अंदर वो जो दिया सामान वो पटका और वो कुछ ढक के रख दिया, कुछ पानी छीट दिया। आपने किया था? हाँ जी। तो उससे गेहूं की बढ़त कम से कम तो 54% से ज्यादा फायदा हुआ, उत्पादन हुआ। अच्छा अच्छा, जहाँ 100 कुंटल निकले थे वहाँ 150 कुंटल गेहूं निकले इस साल। डॉक्टर साहब देखो, आपकी बताई हुई बातों से पूरी जमीन के अंदर करा हमने। जी। जितनी हमारी खेती है हमने घोड़े का खाद पटका, उस पर पानी छीटा और फिर वो जो दवाई का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है उसका, वो छीट दिया और वो जब मजे आ गए हमने पूरी ज़मीन में दिया उसे, तो बहुत फसल की बढ़ोतरी हुई। दूसरा मैंने आमों में भी दिया, वो जो बचा वो मतलब, तो वो जो पेड़ है उनके अंदर मतलब जो फल लग रहा है वो एक भी अभी नहीं खिले आमों के अंदर। मतलब कटर के अंदर भी मैंने वो बचा जो अभी डाला, सभी पेड़ पौधों के अंदर डाला मैंने। चौपाल का उद्देश्य ये होता है कि किसान और विशेषज्ञ आपस में चर्चा करें। चर्चा चल रही है, किसान अपनी मन की आत्मा की आवाज़, अपनी कृषि संबंधी जानकारी तत्काल यहीं ले रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ तत्काल उनका समाधान कर रहे हैं। ठाकुर साहब आप बोलें। चंद्रपाल नाम है सर। मैं चने और गेहूं की खेती करता हूं सर। डाइकोडर्मा से ही मिला के मैंने गेहूं चने बोए थे। ऊपर सरबती गेहूं में झुलसा रोग लगा और चने जब पकावाते हैं जब उमसते हैं सर। इसके बारे में बताइए। जी वर्मा जी आप बताएं। शुरुआती अवस्था में जो गेहूं पीला पड़ रहा है तो उसका मतलब दो कारण होता है। एक तो आपके पोषक तत्व की कमी है या तो आपके जड़ माहू लगा है। अगर आपने उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब तो सीज़न निकल गया, अगली बार जब लगाएंगे तो जब शुरुआती अवस्था में दो कारण होते हैं, एक तो पोषक तत्व की कमी या आपके जड़ माहू। तो उसमें आपको कोई भी ये मतलब फंगिसाइड भी डाला था मैंने, क्लोरोपारीफास डाला था आपने? हाँ, तो क्लोरोपारीफास से तो वैसे चला जाता है। कई बार क्या होता है उस क्लोरोपारीफास से भी नहीं जाता तो दूसरा आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ सकता है। अगर आपको समस्या आ रही खेत में तो आप पहली बात तो गहरी, अगर आपने 3 साल में गहरी जुताई नहीं करी है तो अब इस साल गहरी जुताई कर दीजिए। 3 साल में देता हूं मैं 3 साल में गहरी जुताई। हाँ, 3 साल में गहरी जुताई आपको करना है। दूसरा मिट्टी परीक्षण कराएं। हाँ, दूसरा आप एक बार मिट्टी परीक्षण करा लीजिए, उसमें देख लीजिए कि पोषक तत्व की कमी ज़्यादा तो नहीं आ रही। कई बार क्या होता है हम चीज़ें दे तो रहे हैं लेकिन उसमें कोई चीज़ ज़्यादा है और कोई चीज़ कम है, तो हमें उससे पता चल जाएगा पोषक तत्व कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व देना है। अगर उसमें नाइट्रोजन अधिक है या फास्फोरस अधिक है तो हमें वो मात्रा कम करके दूसरे जो पोषक तत्व कम है उसको हमें देने पड़ेंगे। किसान भाइयों, हमारे किसान जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते तब तक अपनी बात को अपने विशेषज्ञ से कहते हैं और हमारे विशेषज्ञ अपने किसान भाइयों को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं, तभी बात को ख़त्म करते हैं। हमारे साथ साबिर भाई हैं, अपने बारे में बताएं, सफलता की कहानी बताएं और किसानों को, युवा किसानों को क्या करना चाहिए आमदनी बढ़ाने के लिए। सर मैं जब शुरुआत करी थी हमने तो ज़्यादा जानते नहीं थे किसानी के बारे में, लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग करी थी और धीरे धीरे दूसरे किसानों से सीखने को मिला तो अब ऑर्गेनिक करने लगे हैं 20 एकड़ में। और अभी
RNTU यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आजू बाजू के जो किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो फसलें हैं, उनका जो बेचने का जो बाज़ार है उस पर उनको थोड़ा मार्गदर्शन दे सकें, और उस पर काम चल रहा है सर। क्योंकि ऑर्गेनिक कर रहे हैं और थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था मेथी पे। मेथी हम अपने बेल्ट में अकेले हैं जो मेथी कर रहे हैं, और अच्छी फसल आती है सर, मतलब बहुत अच्छा झड़ता है मेथी। तो मैं सर ये समझना चाह रहा था, 2-3 चीज़ें और हम करने की कोशिश करना चाह रहे थे कि क्या हम मैं सर से पूछना चाहूँगा, क्या हम अगर हम स्पाइसेस करें, क्या हम कार्डमम करें या क्लोव करें, मतलब लौंग, इलायची या बे लीफ करें, तो हमको कहाँ से पौधे लेने चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं किसानों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप जो हम किसानी कर रहे हैं उसके लिए हमको अगर अपने आप को प्रोत्साहन करना है, खुद को भी प्रोत्साहित करना है, और हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, तो हमें खेत में एक छोटा सा टूरिज़्म के हिसाब से एक छोटा सा घर बनाना चाहिए जिसमें लोग आके रहें, हमारी किसानी हम कैसे कर रहे हैं उससे जुड़ सकें, हमारे फसलों को देख सकें और ये समझ सकें कि किसान कितनी मेहनत करके ये सब चीज़ें उगा रहा है। सही कहा साबिर भाई आपने। और हमारे किसान भाई कितने आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे किसान। साबिर भाई ये बता रहा है कि मैं परंपरागत खेती कर रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर भी कर रहा हूँ, साथ में ये पचमढ़ी क्षेत्र में तामिया आता है, वहाँ इनकी खेती बाड़ी, वहाँ इनका गांव है। ये चाहते हैं कि लौंग इलायची खेती में वहाँ करूँ, इनके जवाब दें करो ये सब। हाँ बिल्कुल, देखिए सबीर जी ने बहुत अच्छा, पहली चीज़ तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक नई कृषि की तरफ आप पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि को आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक इंजीनियर होते हुए कृषि कार्य किए जा सकते हैं, और बल्कि और भी अच्छी तरीके से किए जा सकते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है मसाला फसलों को लेके, जिन फसलों का आपने उल्लेख किया है जिनमें कि मुख्य रूप से छोटी इलायची या बड़ी इलायची, काली मिर्च है, सर लौंग है, लौंग है, ये ऐसी फसलें हैं, इन मतलब अगर हम कहें तो हमारे मध्य प्रदेश में इन फसलों के लिए जो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए वो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कोस्टल एरिया जो हमारे हैं, मतलब साउथ दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहाँ पर इन फसलों के अनुकूल जलवायु होती है और आसानी से इनको हम उगा पाते हैं। यहाँ उगाने के लिए या फिर हम ये प्रयास करें कि हम मतलब कंट्रोल एटमॉस्फेयर उनके लिए पहले तैयार करें, फिर उसके उपरांत हम जाएं। तो कमर्शियल दृष्टि मतलब अगर हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जो जलवायु के अनुकूल हमारे यहाँ फसलें नहीं हैं, उन फसलों पर हम ना जाएं। इसके अतिरिक्त आपने जो मेथी की बात कही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे प्रदेश में और या हमारे प्रदेश से लगे हुए राज्य राजस्थान में मेथी की बहुतायत खेती होती। पूरे देश की जो हमारी मेथी है उसके काफ़ी बड़ा जो रकबा है वो हमारे राजस्थान में है। और राजस्थान में अजमेर में जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से कई एक नवीन किस्मों को भी, मेथी की नवीन किस्मों को निकाला गया है जो अपने मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में भी पूरी तरीके से उपयुक्त है। और मसाला की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्र के भी किसान मेथी की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया है, हल्दी है, ये भी हमारी ऐसी फसलें हैं जो बागवानी फसलों के साथ साथ, जैसे हल्दी की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे मसाले के लिए बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में होने वाली जो मसाला फसलें हैं, बेशक हम उन पर ध्यान केंद्रित करें, और जिनके रकबे कम है जैसे मेथी जैसी फसल, जहाँ अभी हमारे किसानों में, मध्य प्रदेश के किसानों में उतना पकड़ नहीं है इस फसल पर, और अब जो हमारे नए युवा किसान हैं इस फसल की तरफ जा रहे हैं। और अमूमन ये देखने को भी मिल रहा है कि गेहूं से लगभग 1.5 गुना बेहतर मतलब आमदनी भी उनको इसमें हो रही है, क्योंकि इसकी बाजार में कीमत भी अच्छी है और उत्पादन की क्षमता भी 15 से 18 कुंटल तक प्रति एकड़ मेथी की उपज जा रही है। तो हम उन्हीं मसाला फसलों की खेती पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके अतिरिक्त हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, अब आपने एक बात कही कि विलेज टूरिज्म की, कृषि के साथ टूरिज्म की बात कही, और उसके साथ एक जो मुद्दा जोड़ा है, अगर वो वास्तव में जुड़ पाए कि हमारा जो शहरी कंज्यूमर है, गांव के लोग तो सब जानते हैं कि कृषि से क्या क्या हमारे खाद्यान्न आते हैं और कैसे हमें उसका उपयोग करना है, बल्कि शहरी जो लोग हैं उनको वास्तव में खाद्यान्न के, अपने भोजन के प्रति उतनी समझ नहीं है। ज्ञान तो सभी के पास है, वास्तव में उतनी समझ नहीं है। और अगर इसको किसानों के साथ तालमेल बैठाकर
वो समझने का प्रयास करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारा कंज्यूमर अपने खाद्यान्न के प्रति मतलब जागरूक होगा तो बेशक उसका एक लाभ हमारे किसानों को जरूर मिलेगा, और किसान अपने फार्मों पर इस तरीके की प्रक्रिया की एक ऐसी व्यवस्था कि शहरी कुछ परिवारों को समय समय पर वहाँ इनवाइट करके, और कृषि क्या है, कृषि का उत्पादन क्या है और कृषि किस तरीके से हमको स्वस्थ रखती है, जैविक खेती ही क्यों हमें रासायन मुक्त हमारे खाद्यान्न को तैयार करना है। अगर इन बातों को हम इस तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं तो आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ इसका प्रभाव हमारे पूरे कृषि समुदाय पर होगा। किसान भाई, अभी आपने देखा कि कितने बेहतर ढंग से हमारे किसान भाई अपनी बात को कह रहे थे और हमारे विशेषज्ञ उसी अंदाज में उनका सटीक समाधान कर रहे थे। तो डॉक्टर JK कनौजिया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी, आपने हमारे पशुपालक भाइयों को दुधारू पशुओं के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के पास डॉक्टर अशोक वर्मा जी हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद का आपने अपनी बात कही और अपनी समस्याओं का समाधान कराया। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई सामयिक कृषि की जानकारी समय पर लेते रहें, जैसे इस समय कटाई के बारे में, इसके बाद भंडारण करना है, मिट्टी परीक्षण कराना है, जैविक खेती करना है। इसके लिए आप निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, कृषि कॉलेज में जाएं या कृषि विभाग के जो निकटतम जो अधिकारी उनसे संपर्क करें। इससे निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, नए किसानों के साथ चौपाल कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार ताली बजा के आप अभिनंदन करें सभी किसान भाइयों का।